aspirants, welcome to the YouTube channel of Apti Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss important news from PIB month of April 2024. We will discuss news under the heading of General Studies 2, General Studies 3, and at the end, booster dose, in under which we will discuss news in brief. So let's start our discussion. Under GS2, our first news is Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity to organize the Clean Economy Investment Forum in June 2024 in सिंगापुर। तो ये जो ग्रुप है हमारा, इन्होंने ये अनाउंस किया है क्या कि हम लोग सिंगापुर के अंदर जून मंथ के अंदर एक क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च करेंगे। क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फोरम, तो इसका मोटिव क्या होगा? जो नाम से क्लियर है क्या कि इसके अंदर ये जो फोरम होगा ये क्लीन इकोनॉमी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो ग्रीन एनर्जी होता है हमारा, उस ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करेगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा कि इन्वेस्टमेंट लाएगा। मतलब एक टाइप से ये एक सबमिट होगा जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, देन उसके ऊपर एक टाइप से इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं क्या कि इंडो पैसिफिक रीजन जो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजन। There are more than 38 countries, including the big economy like India, China, Japan, Australia, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44% से ज्यादा जो वर्ल्ड सरफेस एरिया है इस रीजन में। Then more than 65% जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रहती है। वर्ल्ड का मोर देन 62% जो जीडीपी है वो इस एरिया से आता है। मोर देन 46% जो ट्रेडिंग होता है वो इस एरिया में होता है वर्ल्ड का। जो कंटेनर शिपमेंट का जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रेडिंग होता है हमारा, वो पर्टिकुलरली मोर देन 55% जो होता है वो इस एरिया से होता है, स्पेशली ये रीजन, स्टेट ऑफ मलाक्का वाला ये रीजन। देन मोर देन 70% ऑफ जो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इस पर्टिकुलर रीजन से होता है, बिकॉज चाइना इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर। About Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. It was launched in May 2022. It is a collaborative effort of 14 countries in Indo-Pacific region, which also include India. The aim is to promote sustainable and inclusive growth in the Indo-Pacific region. It focuses on 4 areas: trade, supply chain, clean economy, and fair economy. अंडर दिस फ्रेमवर्क एक इन्वेस्टमेंट फोरम है हमारा, क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फोरम। तो ये फोरम बेसिकली क्या काम करता है? ये फोरम जो एक टाइप से ये इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कि दुनिया भर के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्लीन टेक कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होती है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होता है, तो उनके बीच में डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाता है जिससे कि उनके बीच में जो नॉलेज का ट्रांसफर हो सके, वो अच्छे से डिस्कस कर सके, प्रोजेक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस हो सके, नॉलेज हो सके, जिसके बेसिस पे वो लोग एक कॉन्क्रीट एफर्ट ले सके। तो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड क्लीन टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दीज 14 countries. The goal is to generate investment in renewable energy, climate technologies and sustainable infrastructure development. तो एक टाइप से इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करना है, कैसे हम लोग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। रिसेंटली इस ग्रुप ने एक क्लाइमेट टेक ट्रैक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इसके अंदर बेसिकली है क्या ये? इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फोरम है, इन्होंने दुनिया भर के जितने भी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, जो भी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है, उनको एक टाइप से बुलाया है, उनको बोला है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करो, वी विल गो थ्रू योर प्रोजेक्ट, और उसमें से जो प्रोजेक्ट्स हमें ठीक लगेगा वी विल इन्वेस्ट, हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। is holding an open call that aims to recognize the top climate tech companies and startups among the member countries and present them to global investors. Our next news is the Prime Minister of India participated in the 6th edition of the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure. About International Conference on Disaster Resilient Infrastructure. It was established by India at the United Nations Climate Action Summit in New York. This particular point was asked in UPSC 2021 pre-paper. So होता क्या है कि 2019 के अंदर एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज होता है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। उस समिट
में इंडिया जो है एक प्रपोजल रखता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि सभी कंट्री आपस में मिलकर ये डिसाइड कर सके, डिस्कस कर सके कि हम लोग को कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे अपने सिटीज को डिजास्टर से बचाना है, कैसे डिजास्टर के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, जिससे कि इन फ्यूचर डिजास्टर जो आता है उससे मिटिगेट कर सके, उसका इफेक्ट हमारी सिटी पर ना हो और हमारा सिटी वो डिस्ट्रक्शन ना हो सिटी के अंदर, और जो ह्यूमन लॉस होता है या फिर जो कैपिटल लॉस होता है वो हमारा ना हो पाए। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि डिजास्टर से कैसे को बचाना है हम लोगों को, अपने पीपल को, अपने सिटीज को। तो एक टाइप से डिजास्टर मिटिगेटिंग टेक्निक के ऊपर डिस्कशन होना था इसके ऊपर। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया इन 2019 एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट which was held in New York to address the growing challenge of climate and disaster risk to infrastructure. Organizations like United Nations Development Program and United Nations Office for Disaster Risk Reduction provide expertise and sources. Resources provide करवाती है हमारा UNDP and UNDRR। देन जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है हमारा, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। बिकॉज अगर आपको अपने सिटीज को डिजास्टर प्रोन बनाना है, ठीक है, फिर डिजास्टर रेजिलेंट बनाना है, डिजास्टर के लिए मिटिगेट करना है, तो आपको इन कैपिटल क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो एक टाइप से सिटी के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा आपका, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, क्योंकि हर कंट्री को अफोर्ड कर नहीं सकता है। तो इसीलिए ये सब जो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक है हमारा, ये इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैपिटल क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। अभी तक जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं उन कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। हमें पता है क्या कि जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे हमारा जो ग्लेशियर है वो मेल्ट डाउन हो रहा है। ग्लेशियर जब मेल्ट डाउन होगा तो हमारा जो सी लेवल है वो इंक्रीज करेगा, और सी लेवल जब इंक्रीज करेगा, जितने भी कोस्टल स्टेट्स है, आइलैंड स्टेट्स है, तो उनका कहीं ना कहीं इरोजन इंक्रीज हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो उन सारे आइलैंड स्टेट्स के लिए ये एक टाइप से स्टेप्स लिया गया हमारा, कि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया है जो कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगी, उनको कैपिटल प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि वो अपने कंट्री के अंदर इस क्लाइमेट चेंज को से मिटिगेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सके और उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके अपने कंट्री के अंदर, जिससे कि उनके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ओशियन लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सके वो लोग। इसरो भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल एक डेडिकेटेड चैनल के थ्रू इसरो क्लाइमेट फोरकास्ट करता है, प्रोवाइड करवाता है इन सारे कंट्रीज को, जिसमें कि साइक्लोन फोरकास्ट हो गया, कोऑर्डिनेट मॉनिटरिंग हो गया, फिर कोस्टल डेटा यूजिंग सैटेलाइट्स। तो इसरो भी अपने सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर करके डेटा इकट्ठा करके इन सारे कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, एक इंटीग्रेटेड मैनर में सभी कंट्री मिलकर स्टेप्स ले सके और डिजास्टर को रोकने के लिए, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स ले सके। और हमारा जो एक टाइप से इस एरिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ साइक्लोन, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ वेदर पैटर्न, तो उसको मिनिमाइज कर सके। उसके अलावा एक फंड भी इन्होंने बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सीलरेटेड फंड। तो मेनली यूएनडीपी और यूएनडीआरआर ने मिलकर ये फंड बनाया है, जिससे कि ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है इनको कैपिटल प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो अपने कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके और क्लाइमेट चेंज के कारण जो निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सके। अब जनरल स्टडीज 3 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च रिसेंटली कंडक्टेड अ स्टडी ऑन अंटार्कटिका आइस कवरेज, कि अंटार्कटिका का जो आइस कवरेज वो धीरे डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी कंडक्ट किया। अबाउट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। It manages and maintains India's Antarctic Research Station Bharati and Maitri as part of Indian Antarctic Program। तो अंटार्कटिका के अंदर इंडिया का 2 रिसर्च स्टेशन है, भारती एंड मैत्री, उसको भी ये मैनेज करता है। इट ऑपरेट द हिमाद्री एंड इंडिया एआरसी आर्टिक रिसर्च स्टेशन इन सेलबार्ड नॉर्वे। तो आर्टिक सर्कल के लिए हमारा अंटार्कटिक सर्कल में जो अंटार्कटिक ओशन था वहां पर तो हमारा क्या है, भारती एंड मैत्री। उसी तरह से इंडिया ने आर्टिक सर्कल में नॉर्वे, नॉर्वे जो कंट्री है वहां पे एक आर्टिक सर्कल का पार्ट है, वो हमें पता है। उस नॉर्वे के अंदर इंडिया ने आर्टिक एरिया के अंदर रिसर्च करने के लिए 2 रिसर्च स्टेशन बनाया है। कौन सा, हिमाद्री एंड इंडिया एआरसी आर्टिक रिसर्च स्टेशन इन नॉर्वे। जो आर्टिक रीजन के जो क्लाइमेट चेंज होता है, उस एरिया का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस एरिया में जो क्लाइमेट एक्टिविटीज हो रहा है उसको मॉनिटर करता है।
It also established a high altitude research station named हिमांश इन स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। तो 2016 के अंदर ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह स्पीति वैली, वहां पे हिमांश नाम से एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन भी ये लोग स्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि हिमालय के जो हाई एरियाज है वहां पे रिसर्च किया जा सके और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बारे में स्टडी करके इंफॉर्मेशन गैदर किया जा सके, जिससे कि मिटिगेटिंग स्टेप्स लिया जाए और हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके हिमालयन एरिया में। CAR-T सेल थेरेपी इज अ टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि मेनली हमारे बॉडी के अंदर जो WBC है, जो व्हाइट ब्लड सेल है, उसको हम लोग बूस्ट अप करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, जिससे कि वो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इस सेल थेरेपी के थ्रू हम लोग ब्लड कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, ल्यूकीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, और भी जो मल्टीपल जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसमें ये हेल्पफुल हो सकता है। अब ये थेरेपी काम कैसे करता है? तो सबसे पहले हमें पता है क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है T सेल। ये जो T सेल होता है ये कहीं ना कहीं यही T सेल जो है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर जो भी चीज हो गया, उससे जो प्रोटेक्शन का काम करवाता है, ये T सेल के थ्रू ही हमको इम्यूनिटी मिलता है बॉडी के अंदर। तो होता अब इस सिस्टम के अंदर या इस थेरेपी के अंदर होता ये है कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है हमारे ब्लड को एक मशीन के थ्रू पास करवाया जाता है। वो मशीन क्या करता है कि हमारे ब्लड से T सेल को अलग कर देता है और बाकी का ब्लड जो है वापस ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। इस टाइप का सिस्टम कि यहाँ से ब्लड जा रहा है, T सेल अलग हो गया, बाकी का ब्लड इसके बॉडी में वापस आ रहा है। देन ये जो T सेल जो निकला, वो T सेल को लैब में सेंड करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जेनेटिकली अल्टर्ड करके उसका जो एक टाइप से जो पावर है उसको इंक्रीज किया जाता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, जिससे कि वो कैंसर सेल से लड़ सके। उसके बाद उसको अल्टर करने का उसके पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है। जब बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हो जाता है, आफ्टर सर्टेन टाइम उसको वापस से ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो उसके ह्यूमन बॉडी से ही निकला था, उसी इंसान के शरीर से निकला था, इसीलिए वो उसका बॉडी जो होगा वापस उसको इसलिए एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज वो उसके बॉडी का ही पार्ट था। उसी के ब्लड से T सेल को अलग किया गया, फिर बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, उसको जेनेटिकली अल्टर्ड किया गया, उसको बाद में उसी को ग्रो करवाया गया और उसी को फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे कि अब वो जो ह्यूमन बॉडी में जाएगा वो और ज्यादा स्ट्रांग बन के जाएगा और हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल है उससे एक टाइप से इजिली वो फाइट कर सकता है और आराम से उसको टैकल कर सकता है। सेम चीज है T सेल कलेक्शन। सबसे पहले हम लोग T सेल कलेक्ट करेंगे। हम लोग T सेल आर द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस T सेल को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको बाद में हम लोग ग्रो करवाएंगे। ग्रो करवाने के बाद में उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि वो कैंसर सेल को अटैक करे। Our next news is recently India Peru trade agreement negotiation दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिस्कशन किया गया। मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन दीज टू कंट्रीज उसको किया गया, कैसे फैसिलिटेट किया जा सके, कैसे इजिली वीजा जो प्रोवाइड किया जा सके एक दूसरे के कंट्री के लोगों को, जिससे कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इंक्रीज हो हमारा। कैसे जो ट्रेडेड गुड्स होता है उसको इंश्योर किया जा सके कि फ्री फ्लो हो, कोई एक्स्ट्रा टैरिफ ना लगे उसके ऊपर, या अदर टाइप का जो बैरियर्स होता है वो ना हो उसके ऊपर। कैसे फूड सेफ्टी इंश्योर किया जा सके जो कि एक्सपोर्ट होता है एक दूसरे कंट्री से, और अदर टाइप के जो बैरियर्स होते हैं उसको कैसे रिमूव किया जा सके। फिर जो ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे किया जा सके, और जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं जो लोग प्रोफेशनल्स उसको कैसे एक दूसरे के साथ कंट्री के साथ TT साइन करके उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये की पॉइंट, पेरू इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन लैटिन अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर क्या है, पेरू जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दिस इज द लोकेशन पेरू, इट्स शेयर बाउंड्री विथ इक्वाडोर, कोलंबिया, देन ब्राजील, here Pacific Ocean. Peru situated in western South America. It share border with Ecuador, Colombia, Brazil, Bolivia, Chile and Pacific Ocean. Andes Mountain भी यहीं से पास होता है, इधर से एंडिस माउंटेन हमारा इधर से पास होता है। देन अमेजन रेन फॉरेस्ट भी इसी एरिया में पाया जाता है। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर।
और एंशियंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर यहाँ पे हुए थे, इसमें से फेमस इनका एम्पायर और नास्का। नाउ टाइम फॉर बूस्टर डोज। Miyawaki method. It is a technique for rapidly creating dense native forest on degraded land. तो मियावाकी मेथड ये क्या है कि हमारा फॉरेस्ट ग्रोइंग मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे एक बस होता है हमारा, उस बस के अंदर 20 लोगों के बैठने का जगह होता है, बट हम लोग वहां पर 20 से ज्यादा मतलब 50 60 ऐसे लोगों को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर भी इस मेथड के अंदर भी क्या होता है, एक लैंड के अंदर जहाँ पे हम लोग स्पेस दे दे के प्लांटेशन करते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर बहुत ही हाईली डेंस प्लांटेशन हम लोग करते हैं, जिससे कि कम एरिया में ही बहुत ज्यादा ट्री ग्रो कर सके और वहां पे एक टाइप से स्मॉल स्मॉल फॉरेस्ट डेवलप कर सके। ये मेथड जो है जापान के एक बॉटनिस्ट ने बनाया था, अकीरा मियावाकी ने, जिसका फोकस क्या होता है कि एक मिक्स टाइप, मतलब क्या बहुत अलग अलग वैरायटी के डाइवर्स मिक्स ऑफ नेटिव स्पेसिस का जो प्लांट्स होता है उसको एक टाइप से वहां पे ग्रो किया जाए, जिससे कि उस एरिया के अंदर वो एक टाइप से जो हमारा नेटिव प्लांट्स होता है उस एरिया के वो डेवलप कर सके और वहां का सॉइल के अकॉर्डिंग वो इजिली अडॉप्ट कर सके, इजिली एडजस्ट कर सके, जिससे कि एक नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो हो सके वहां पे। कुछ ईयर्स पहले एक वेब सीरीज आई थी सेक्रेड गेम्स। उस सीरीज का ये डायलॉग बहुत ही फेमस था, कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। तो सेम ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। मतलब क्या इस कॉन्सेप्ट के अंदर या ये बिलीफ सिस्टम के अंदर ऐसा माना जाता है क्या कि जो कुछ भी है वर्ल्ड के अंदर, जो भी काम होना है या जो भी काम हो होना चाहिए, वो ह्यूमन को बीच में रख के होना चाहिए। मतलब क्या ह्यूमन के सेंटर को, ह्यूमन के मोटिव को ध्यान में रख के होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के होना चाहिए, ह्यूमन के वेलफेयर को ध्यान में रखना चाहिए, और ह्यूमन का जो वेलफेयर होता है, ह्यूमन का जो इंटरेस्ट होता है, ह्यूमन का जो कंसर्न है, वो बाकी सब चीजों से, बाकी सब इन्वायरमेंट से, बाकी सब स्पीसीज से ऊपर है, ठीक है। मतलब जो भी है ह्यूमन ही भगवान है। बाकी सब जो इकोसिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जो स्पीसीज है हमारा, उनको नहीं देखना है हमें, सिर्फ देखना है ह्यूमन को। और ह्यूमन का जो भी नीड होता है उसको एक तरफ से प्राइमरी हम लोग को प्रायोरिटी में लेके चलना है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर मेनली ये बिलीफ सिस्टम माना जाता है क्या। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि दो टाइप के वोटर्स को हम लोग एक फैसिलिटी देंगे, जहां पर जो बूथ एजेंट होंगे वो उनके घर पे जाकर, उनके होम में, उनके घर में जाके उनसे वोटिंग लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हर इंसान को पोलिंग बूथ में जाके वोट देना पड़ता है, बट कुछ लोग होते हैं जो कि ड्यू टू देयर एज, उनका एज बहुत ज्यादा होता है तो वो वोट डालने नहीं जा पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिसेबल होते हैं, मतलब मोर देन 40% जो होता है डिसेबिलिटी बेंचमार्क में वो प्लस होते हैं उसके। तो इन दो कैटेगरी के लोगों के लिए होम बेस्ड वोटिंग फैसिलिटी का अरेंजमेंट करवाया जाएगा। सुविधा पोर्टल, इट वाज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है या कैंडिडेट होता है, उसको अगर रैली निकालना है तो परमिशन चाहिए, अगर उसको रोड शो करना है तो परमिशन चाहिए, अगर उसको कोई जनसभा करना है तो उसके लिए उसको परमिशन चाहिए, अगर मान लो कि उसको कोई एडवर्टाइजमेंट देना हो टीवी के अंदर, या तो उसको पास करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले। कोई भी अगर सॉन्ग रिलीज करना हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पास करवाना पड़ेगा उसको पहले। कोई मटेरियल रिलीज करना हो तो इलेक्शन कमीशन से उसको पास करवाना पड़ेगा। तो हर बार वो जाकर, या अपने इलेक्शन का खर्चा देना होगा, या कोई कंप्लेन होगा तो बार बार उसको जाना पड़ेगा। तो वो कितना फिजिकली जाना तो हर बार पॉसिबल हो नहीं पाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इसीलिए उस प्रोसेस को ऑनलाइन करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, सुविधा पोर्टल, जिसके थ्रू कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज है अपना ग्रीवेंसेस हो गया, या फिर जो उसको परमिशन चाहिए या कोई फैसिलिटी चाहिए इलेक्शन के लिए, जो कि उसको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वोटर लिस्ट हो गया, या फिर टीवी के ऊपर, नेशनल पार्टी है वो, तो टीवी के ऊपर उसको कुछ टाइम मिलेगा अपना बात को रखने के लिए, तो वो सब फैसिलिटीज और परमिशन के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है थ्रू दिस पोर्टल। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अमेंडिंग द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट इन 2003। तो 2003 के अंदर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को अमेंड करके ये एक फंड बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये फंड बन गया तो इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, और इस फंड का काम क्या होगा, मतलब क्या इस फंड में मनी कहाँ से आएगा, और ये इस फंड का मोटिव क्या होगा। तो जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उनके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन है क्या, कि वो लोग अपना जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, उसका कुछ परसेंट, जो एट प्रेजेंट 5% है, मतलब क्या अपने ग्रॉस रेवेन्यू का 5% वो इस फंड में देगी एज अ यूनिवर्सल सर्विस लेवी। ठीक, पैसा आ गया यहाँ पर। अब उस पैसे को खर्च कहाँ करेगी, ये फंड खर्च कहाँ होगा,
तो रूरल एरिया के अंदर या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, तो ये फंड वहां पे खर्च किया जाएगा जहां पर कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या मोबाइल टावर उतना नहीं है, तो वहां पे कम्युनिकेशन को बढ़ाया जा सके, तो वहां पे खर्चा किया जाएगा। ठीक। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उनके ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो अपने ग्रॉस रेवेन्यू का कुछ परसेंट, जो एट प्रेजेंट 5% है, तो अपने रेवेन्यू का 5% एज अ यूनिवर्सल सर्विस लीवी जमा करे इस फंड के अंदर, और उस फंड का यूज किया जाएगा रूरल एरिया में टेलीकम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। Recently, the chairman of DRDO inaugurated a testing site known as Space, जहां पर वो इंडियन नेवी के लिए जो भी मिसाइल होता है, जो भी शिप होता है, सबमरीन होता है, उसके ऊपर, उसके डिजाइन के ऊपर स्टडी करने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए, और जिससे कि इंडिया जो है वो दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो और हम लोग आत्मनिर्भर हो सके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और हम लोग का डिफेंस इम्पोर्ट जो है वो कम हो सके। तो ये स्पेस जो है ये लॉन्च किया गया है कि इसके थ्रू, डीआरडीओ के थ्रू। इसका मेन मोटिव क्या होगा कि जो नेवी के लिए जो भी मिसाइल्स होता है, जो भी शिप होता है, जो भी सबमरीन होता है, उसको डिजाइन करना। ये मेरी एक टेस्टिंग साइट है। एक्सरसाइज डस्ट लिंक, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, हेल्ड एट उज्बेकिस्तान। ऑपरेशन मेघदूत इन 1984 by Indian Army to secure control of the strategically important Siachen Glacier region in Ladakh. It was the first military operation ever found at such high altitude. अब सियाचिन ग्लेशियर में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इन केस अगर पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तब। तो उसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंडिया अपने कंट्रोल में लाने के लिए, वहां पे कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए वो ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ था। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट प्रोग्राम। एट प्रेजेंट क्या होता है, हमारे पास आधार कार्ड है। ठीक। आधार कार्ड के अंदर क्या होता है, हमारा सभी टाइप का बायोमेट्रिक डेटा सेव होता है। उसके थ्रू सिर्फ हम आधार कार्ड का नंबर से ही उस इंसान का पूरा बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस वगैरह, और जो बाकी सब डिटेल्स है वो लोग हमको निकाल सकते हैं। ठीक है। उसी टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट प्रोग्राम ला रही है। इसके अंदर क्या होगा, एक कार्ड, एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो 14 डिजिट का होगा। एक 14 डिजिट का हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिस उस हेल्थ कार्ड के अंदर जो भी हेल्थ डेटा होता है, जो भी हेल्थ, एक इंसान का जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है, हेल्थ डेटा जो भी उसने टेस्ट करवाया था, वो सब उससे लिंक होगा, वो सब सेव होगा वहां पे, जिससे कि वो उस इंसान को अपना रिपोर्ट्स लेकर या उसको सेव करके, होता है बहुत बार क्या होता है कि 10 साल पहले कोई बीमारी था, बट उस समय बीमारी ठीक हो गया, तो हम लोगों ने उसका रिपोर्ट को सेव नहीं किया है। तो अब क्या हो रहा है कि वो प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो गया आफ्टर 10 ईयर्स, तो वो रिपोर्ट्स में मिल नहीं पाता है। तो अगर मान लो ये स्कीम के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद, चाहे रिकॉर्ड कितना ही पुराना क्यों हो जाए, लेकिन हमें इजिली वो मिल सकता है, बिकॉज वो हमारे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट प्रोग्राम के थ्रू, आभा प्रोग्राम के थ्रू एक जो हेल्थ कार्ड हमें मिलेगा, उस हेल्थ कार्ड से वो लिंक होगा। तो हम लोग से अपना हेल्थ, अगर मान लो कि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, तो उस डॉक्टर के को हमें बस अपना वो आभा नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है। वो अपने आभा नंबर के थ्रू वो पूरा हेल्थ हिस्ट्री जो होता है, मेडिकल हिस्ट्री जो होता है, वो पूरा पूरा चेक कर सकता है। ठीक। तो इट इज अ 14 डिजिट नंबर असाइंड टू इंडिविजुअल टू लिंक ऑल देयर हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली। Videsh India Limited Kabil. It is a joint venture established by the Central Public Sector Enterprises. तो कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने मिलकर एक जॉइंट एंटिटी बनाया है काबिल। इसका मेन काम क्या होगा कि जैसे हमें पता है क्या कि इंडिया जो है अपने एनर्जी नीड्स के लिए और अदर टाइप ऑफ मिनरल नीड्स के लिए दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में क्या होता है कि ना कहीं एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कि उस कंट्री ने अगर मान लो सप्लाई करने के लिए बंद कर दिया तो क्या होगा, अगर मान लो कोई इंटरनेशनल क्राइसिस हो गया तब क्या होगा। तो ऐसे में क्या है, ये काबिल जो है, जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का एक जॉइंट वेंचर है, वो क्या करेगा, दूसरे कंट्री में जाके अगर मान लो वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, अपने माइनिंग सेक्टर को ओपन कर रही है, तो वहां पे ये जाके बिडिंग करेगा। बिडिंग करने के बाद क्या होगा, वहां पर जो उसको माइनिंग मिलेगा, उस माइनिंग के थ्रू वो अपना सेल भी करेगा और वापस इंडिया में एक टाइप से एक्सपोर्ट भी करेगा। So its primary objective is to ensure a consistent supply of critical and strategic minerals for the Indian domestic market. वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, तो रिसेंटली नीदरलैंड के अंदर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका कि मेन थीम क्या था, रिडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट न्यूज, नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 5 अप्रैल वी सेलिब्रेट नेशनल मैरीटाइम डे। इस ईयर थीम क्या था, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, बिकॉज
5 अप्रैल 1919 को इंडिया का पहला जो शिप था वो मुंबई टू लंदन गया था। तो उस टाइप से उसी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसी को मार्क करने के लिए हम लोग 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं, जिसका कि इस ईयर का थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 10 अप्रैल। अब 10 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? बिकॉज जो होम्योपैथी के जो फादर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उनका बर्थडे था इस दिन, तो इसलिए 10 अप्रैल को हम लोग होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे के साथ भी। 1970s के टाइम में एक यूएस सेनेटर ने और एक हार्वर्ड स्टूडेंट ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें अर्थ डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डे को अर्थ डे सेलिब्रेट किया। क्यों किया? बिकॉज उस समय वो लोग फ्री थे, उनका छुट्टी चल रहा था। अब उसके बाद से क्या था कि हर ईयर लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में 22 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे के लिए मार्क कर दिया गया, और हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। इस ईयर का जो थीम था वो क्या था? प्लैनेट एंड प्लास्टिक। नेशनल पंचायत डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों किया जाता है? बिकॉज 24 अप्रैल 1993 को जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। वो इम्प्लीमेंट हुआ था, वो इफेक्ट में आया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम लोग वो इफेक्ट में आया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस मंथ। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।